नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है नागराज का कहर। और ये कॉमिक्स जो है अग्रज का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग अग्रज कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नागराज कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले की कॉमिक्स के साथ साथ और भी नागराज की कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ पर नागराज की यहाँ पर इसके पहले की कॉमिक्स अग्रज का यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं, या सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसके पहले की कॉमिक्स अग्रज को ज़रूर से पढ़ लें। तालिस्मान का अस्त्र मुझे मारने के लिए बढ़ता चला आ रहा है। मुझे हिलने की कोशिश करनी होगी, बचना होगा इसके घातक वार से, वरना तंत्रता को रोकने वाला कोई नहीं होगा। कमाल है नागराज, मैं किसी इंसान में ऐसी इच्छा शक्ति पहली बार देख रहा हूं। तू मेरे पंगु तिलस्म की शक्तियों से लड़कर अपने शरीर को जरा सा हिला ले रहा है, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ है। ऐसे तू आखिर कब तक बचेगा? ये सही कह रहा है, मैं ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता, क्योंकि इस तिलस्म में मेरी कोई भी शक्ति मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रही है। इसी दौरान क्या बात है भारती, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या सोच रही हो? आपने मुझे फेसलेस के रूप में नागराज के साथ क्यों नहीं जाने दिया दादाजी? आपने मुझे खतरे का कारण बताकर रोक लिया। अब यह भला कौन सा खतरा आ सकता है? खतरों से तो नागराज जूझ रहा होगा। मेरे स्वार्थ ने तुमको रोक लिया भारती। तुम चाहे फेसलेस के रूप में वहां जाती, लेकिन तांत्रिक तंत्रता के नज़रों से बच नहीं पाती। और जिसने तुम्हारी माँ और भाई को जिंदा नहीं छोड़ा, वो भला तुमको कैसे छोड़ देगा? अपने पोते को तो मैं खो ही चुका हूँ, अब अपनी पोती को खोना नहीं चाहता। नागराज तो एक बार उन दुष्टों को मात दे भी सकता है, लेकिन तुम वहाँ जाकर अपनी जान गंवा बैठती। आप ये नहीं जानते दादाजी कि अगर नागराज को कुछ हो गया तो आप अपनी पोती को भी जिंदा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पोती की जान नागराज में ही बसती है। नागराज को कुछ, या कहिए बहुत कुछ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इस वक्त ना तो वह खुद अपना बचाव करने की स्थिति में था और ना ही वहाँ पर उसका कोई मददगार था। इस तिलिस्म को तोड़ने का एक उपाय तो समझ में आ रहा है, शायद वो काम कर ही जाए, लेकिन उसके लिए मुझे तालिस्मान के वारों से बचना नहीं होगा, बल्कि जानबूझकर अपने शरीर पर घाव खाना होगा। खसाक आ देखा नागराज, मैंने कहा था ना कि तू ज्यादा देर तक मुझसे बच नहीं पाएगा। अब मैं एक ही झटके से तेरे प्राण निकाल लूंगा। ये तिलस्मी ऊर्जा तो सचमुच मेरी जान ले लेगी। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, तब तक मुझे किसी भी तरह अपने प्राणों को अपने शरीर में ही रोक कर रखना होगा। बस कुछ ही पलों में तेरी यंत्रणा समाप्त हो जाएगी नागराज, तेरी जिंदगी के साथ साथ। अरे ये क्या? तिलस्मी निर्माण जमीन में धंस रहा है। कैसे? मेरी सर्प सेना ने इस तिलस्मी निर्माण की नींव खोद दी है तालिस्मान, इसलिए तेरा निर्माण धरती में समा रहा है, और इसके साथ साथ मुझे पंगु बनाने वाला तेरा तिलस्म भी नष्ट हो रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ? पंगु तिलस्म में तेरी कोई भी शक्ति तेरे शरीर से निकल ही नहीं सकती थी। इसमें भी तूने मेरी ही मदद की है तालिस्मान। अपने आप तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तूने मुझे घाव लगाकर मेरे रक्त की कुछ बूंदों को बाहर निकाल दिया, और उस रक्त में मौजूद मेरे हजारों सूक्ष्म सर्प मेरे शरीर की कैद से आज़ाद हो गए। और उन सर्पों ने तेरे तिलस्म की नींव को कुछ ही पलों में खोदकर तेरे पंगु तिलस्म को धरती के अंदर धंसा दिया। अब मैं तुझसे लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तंत्रता के पीछे जाना है। फू, तुझे जाने कौन देगा नागराज? तू जाने के लिए जिस तरफ भी कदम रखेगा, वहां से मेरी तिलस्म सेना उठ खड़ी होगी। ओह,
तो ये है तालिस्मान की तिलस्मी सेना, मिट्टी से बनी हुई चलती फिरती मूर्तियाँ, और इसके हाथों में मिट्टी के ही धारदार हथियार हैं जिनका जोरदार वार शायद मेरे सिर को धड़ से जुदा कर सकता है। जहाँ पैर रखूंगा वहाँ से ये मूर्तियाँ पैदा होती रहेंगी। नाग रस्सी द्वारा बगैर पैर जमीन पर धरे यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ओह, नाग रस्सी को इन्होंने काट डाला। कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कोई रास्ता नहीं है नागराज, तू मरेगा और यही मरेगा। तेजी से दौड़कर निकलने की कोशिश करता हूँ, शायद तब ये मुझे पकड़ न नहीं, ये कोशिश भी बेकार है। ये बहुत तेजी से पैदा होते जा रहे हैं। मूर्तियों के रूप में खतरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और समय भी बीतता जा रहा है। तंत्रता अब तक तिलिस्म में काफ़ी आगे तक पहुंच गया होगा। क्या करूं? इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए भागकर या उड़कर जा नहीं सकता, फिर बिना पैर रखे भला कैसे भागा जा सकता है? आहा, एक रास्ता तो है। पूरी जमीन पर सांपों का कालीन बिछा देता हूँ, फिर ना तो जमीन से मेरे पैरों का संपर्क होगा और ना ही मेरे पैरों के निशान से निकलने वाली मूर्तियाँ पैदा होंगी। साथ ही साथ मेरे सर्प मेरे पीछे आने वाली मूर्तियाँ को रोकते भी रहेंगे। नागराज बहुत चालाक है, इसको रोकने के लिए वार करने का तरीका बदलना होगा। नागराज, तेरी सर्प शक्तियों को काटने के लिए अब मैं नेवला तिलिस्म का निर्माण करूंगा। ओह, एक विशालकाय धारीदार नेवला अपनी सांस से मेरे सर्प कानिल को अपने अंदर खींचता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और मेरी फुंकार भी इसको रोक नहीं पा रही है। अब ये अपनी सांस के द्वारा मुझे भी अपने अंदर खींच रहा है, लेकिन नेवले की सांस बीच में ही टूट गई। नागू, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम तो फिल्म देखने गए हुए थे। बाद में पूछना नागराज, पहले मैं इस विलेन और इसके बॉस का दी एंड कर लूँ। तेरी भाषा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, लेकिन इतना तो मैं समझ ही गया हूँ कि तू मुझे खत्म करने का इरादा रखता है नागराज के चमचे। अरे, जब तेरा मालिक तालिस्मान से नहीं बच पा रहा है तो तू क्या बचेगा? ले, मेरे मृत्यु पास तिलिस्म से बचकर दिखा। ओह, इन रस्सियों से बचना नागू, ये हमारे शरीर पर गिरते ही हमको तिलिस्मी बंधनों में बांध लेगी। फिर इनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। ये मुझे तुम्हारे बताने से पहले ही पता चल गया है नागराज, लेकिन मेरी मनी इस बंधन से निकलने का। अरे, तालिस्मान के तिलिस्मी यंत्रों को कोई नष्ट कर रहा है। रस्सियां गायब भी हो रही है। कौन काट रहा है तालिस्मान का तिलिस्म? कड़क कड़क। जवाब में एक गंभीर आवाज गूंज उठी। मैंने काटा है तालिस्मान का तिलिस्म, लेकिन मुझे ना तो तुम दोनों की जान बचाने में दिलचस्पी है और ना ही तालिस्मान से टकराने में। मुझे तो उस दुष्ट तांत्रिक का पता चाहिए। बता, कहाँ है तंत्रता? मुझे मिली सूचना के अनुसार उसे यहाँ पर तेरे साथ ही देखा गया था। तंत्रता तो तिलिस्म में घुस चुका है। अब तुम उसके पीछे जा सकते हो तो जाओ। अवश्य जाऊंगा, तिलिस्म तोड़कर जाऊंगा। तंत्रता तक पहुंचने से कोई तिलिस्म मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन पहले तुझे मारूंगा ताकि तू आगे रुकावटें ना खड़ी कर सके। तेरा तिलिस्म शक्तिशाली है, तो तिलिस्म का महान ज्ञाता लगता है, लेकिन मैं तालिस्मान हूँ, तिलिस्म राज। तेरा तिलिस्म मुझे बांध नहीं पाएगा। ये जो भी हो नागराज, लेकिन इसने हमको मौका दे दिया है। तुम्हारी और दादा वेदाचारी की थोड़ी बहुत बातें मैंने भी सुनी थी। तुमको तिलिस्म में जाना है, इन दोनों को लड़ने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं भी यहाँ रुककर इस तिलिस्मी ज्ञानी पंडित की मदद करता हूँ। तालिस्मान के तिलिस्म को काटने वाला मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। इसका तिलिस्म ज्ञान और तंत्रता से दुश्मनी एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये शिलादित्य है, तिलिस्मी ज्ञानी वेदाचार्य का पुत्र और भारती एवं अग्रज का पिता। मेरा ख्याल सही भी हो सकता है और गलत भी। और अब जब तंत्रता तिलिस्म में काफ़ी आगे निकल चुका होगा, मुझे तिलिस्म के दूसरे रास्ते को शीघ्रता से तोड़ना होगा और इस काम में ये तिलिस्म ज्ञाता मेरी मदद कर सकता है। क्या सोचने लगे नागराज?
ये तिलिस्मी ज्ञाता तिलिस्म तोड़ने में मेरी मदद कर सकता है नागू। तुम अपनी मनी शक्ति से तालिस्मान को रोको और मैं उसको अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है नागराज, ऐसा ही सही। हट जा नागमानो, मुझे तालिस्मान को मारने के लिए तेरी सहायता नहीं चाहिए। यह आपकी सहायता इसलिए कर रहा है ताकि आप तंत्रता तक पहुंच सकें। मैं भी तंत्रता के पीछे तिलिस्म में ही जा रहा था। अगर हम और आप साथ रहेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और मेरा भी। तुम्हारा कौन सा काम है और तुम हो कौन? मैं नागराज हूँ, दमनकारियों का दुश्मन और असहायों का मित्र। आपका काम तंत्रता तक पहुँचना है और यही मेरा भी काम है। अगर आप तालिस्मान से ही उलझे रहें तो तंत्रता अपना काम पूरा करके ना जाने कहाँ गायब हो जाएगा। लगता है ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, पर तुम जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ और तंत्रता से क्या चाहता हूँ। मुझे मंजूर है, मेरे साथ आइए। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। तंत्रता का काम पूरा होने तक तिलिस्म में कोई भी नहीं जाएगा। वो तो कहीं और जा रहे हैं, तिलिस्म तो यहीं पर रह गया है। भाई तालिस्मान, तो लड़ाई में ध्यान दे। अच्छा, लड़ाई छोड़ो, खेल कर टाइम पास करते हैं। लुक्का छिपी खेलते हैं, मैं छुपूंगा और तू ढूंढना। तालिस्मान से कोई छुप नहीं सकता। वैसे भी यहाँ पर छिपने की कोई जगह नहीं है, तो जगह बना लेते हैं। ये कैसा तिलिस्म है? शोर से कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। पौ पौ, ये मेरी मनी शक्ति द्वारा रचा गया दृश्य है तालिस्मान। यहाँ पर छुपने के ढेरों जगहें हैं। अब नागू को ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले तालिस्मान, और मेरी मनी शक्ति को खत्म करके नागराज के पीछे तिलिस्म में चला जा। ढूंढूंगा तुझे, मैं जरूर ढूंढूंगा, लेकिन मनी को तेरे सर से अलग करने के लिए नहीं, धड़ाक, बल्कि तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करने के लिए। तेरी पूरी मनी सृष्टि को मैं धूल में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ कि तू कहाँ पर छिपेगा। नागू तालिस्मान को उलझाए हुए था और नागराज उस तिलिस्मी ज्ञाता के साथ वेदाचार्य द्वारा बताए गए तिलिस्म के दूसरे द्वार तक पहुंच चुका था। मैं तो समझ रहा था कि हम तालिस्मान से दूर भाग रहे हैं, लेकिन हम तो कहीं और ही आ गए हैं। तिलिस्म तो पीछे छूट गया है। नहीं, हम तिलिस्म में ही जा रहे हैं। इस स्थान पर तिलिस्म का वो द्वार है जहाँ से एक छोटा रास्ता तिलिस्म के अंत तक जाता है। द्वार? मुझे तो यहाँ पर नागफनी के मोटे पेड़ों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्थान तो यही है और मुझसे बड़े तिलिस्म ज्ञानी आप हैं। ये तो आप ही पता लगा सकते हैं कि द्वार यहाँ कहाँ पर होगा। मैं यहाँ की जमीन के चप्पे चप्पे पर विपरीत तिलिस्म बिछा देता हूँ, फिर द्वार दिखने लगेगा। लेकिन अरे, मेरा तिलिस्म विफल रहा, या फिर यहाँ कोई द्वार है ही नहीं। द्वार है, ऊपर देखिए, नागफणी की शाखाओं ने द्वार का रूप ले रखा है। वो तो आर पार है नागराज, इसमें घुसकर भला हम कहाँ जाएंगे? वैसे भी नागफनी घनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो तुम नागरसी का प्रयोग कर पाओगे और ना ही मैं गरुड़ दंड का। तो फिर हमको चढ़कर जाना होगा। आइए। तुम मुझे तिलिस्माचार्य कह सकते हो नागराज। कांटे शरीर को छेदते जा रहे थे, लेकिन दोनों का ही इरादा दृढ़ था। कुछ ही देर की मेहनत के बाद दोनों उस द्वार के सामने खड़े थे। देखा नागराज, इस द्वार के पार कुछ भी नहीं है। ये तिलिस्म का प्रवेश द्वार नहीं है। इस द्वार को पार करके देखते हैं तिलिस्माचार्य। नागराज का पैर पड़ते ही नागफणी के उस विशाल पेड़ का ऊपरी हिस्सा नीचे धंसता चला गया। नागराज, आ जाइए तिलिस्माचार्य, यही तिलिस्म का द्वार है। ओह, समझा, द्वार जमीन पर था ही नहीं, इसलिए मेरा तिलिस्म इस द्वार का पता नहीं लगा पाया। यात्रा को समाप्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये हम कहाँ आ गए हैं नागराज? अद्भुत महान तिलिस्म रचा है वेदाचार्य ने। देख रहा हूँ, फिर भी यकीन नहीं होता।
हम ब्रह्मांड के एक प्रारूप में तैर रहे हैं और सामने सूर्य की परिक्रमा कर रही दर्जनों पृथ्वियां हैं। इनमें से सिर्फ एक पृथ्वी हमारी पृथ्वी का प्रारूप है और वही तिलिस्म में आगे जाने का द्वार है। बाकी पृथ्वियां मौत का द्वार है। तुमने अभी वेदाचार्य का नाम लिया। अगर यह तिलिस्म वेदाचार्य ने बनाया है तो इसका विपरीत तिलिस्म बना पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आप जानते हैं वेदाचार्य को? चुप रहो। मैंने कहा था ना कि मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना। मुझे ध्यान लगाने दो, विपरीत तिलिस्म फैलाने दो। मैं अपने विपरीत तिलिस्म वाली पृथ्वियों को फैलाऊंगा जो नकली पृथ्वियों से टकराकर उनको नष्ट कर देगी। बचेगी तो सिर्फ असली पृथ्वी, तिलिस्म के दूसरे चरण में जाने का द्वार। लेकिन दोनों तिलिस्मों का स्पर्श होते ही ओह, पृथ्वी नष्ट हो रही है, लेकिन उनके अंदर भरा लावा चारों तरफ फैल रहा है। मुझे अपना तिलिस्म रोकना होगा, वरना हम भस्म हो जाएंगे। इसी दौरान तालिस्मान के सामने आ कायर, वरना तेरी मनी रचना में ही मैं तेरी कब्र बना दूंगा। सामने आ गया तो फिर खेल का मजा खत्म हो जाएगा। ढूंढो तो जानू। तो मेरा समय नष्ट कर रहा है। अब मैं वह तिलिस्म फैलाऊंगा जो एक ही झटके में तेरी सृष्टि को खत्म कर देगा। ऊपर से बड़ी बड़ी शिलाएं गिरकर हर चीज को चकनाचूर करने लगी और कुछ ही पलों बाद दूर दूर तक मलबे के ढेर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तेरी सृष्टि नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी तू नजर नहीं आ रहा है। मलबे के ढेर में छुपा बैठा है, यानी मलबे को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं इस सारी जमीन को दलदली बना देता हूँ, फिर मलबे के साथ साथ या तो तू जमीन में समा जाएगा या मेरे सामने आएगा। मलबे का ढेर तेजी से दलदली भूमि में समाने लगा और सामने नजर आ गया नागू। आखिर तुझे मेरे सामने आना ही पड़ा दुष्ट नाग। बचा लो मुझे। तुझे बचाने का क्या फ़ायदा? मनी को बचा लूँ तो फिर भी कुछ फ़ायदा है। तेरी शक्तियाँ फिर मुझे मिल जाएंगी। अब आराम से डूब जा। नहीं, गुलुप। मर गया दुष्ट नाग, लेकिन अपनी शक्तियाँ मुझे दे गया। देखो कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। आई स्पाई। तुम हार गए। अब तुम 20 तक गिनो, मैं फिर से छुपूंगा। तू 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 तू, तू यहाँ है? तो वो कौन था जिसे मैंने दलदल में डुबो दिया? बुरा मत मानना तालिस्मान भाई, तुम जरा मूर्ख हो। जब मैं मनी से पूरा शहर बना सकता हूँ तो क्या एक नागू नहीं बना सकता? अच्छा, अब मैं एक नई लोकेशन बनाता हूँ। गोदाम की। मैं छुपूंगा, तुम फिर मुझे ढूंढना। कितना मजा आएगा ना? नहीं, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। मैं तुझे दर्पण तिलिस्म में कैद कर दूंगा, जिसमें से ना तो तू बाहर निकल पाएगा और ना ही तेरी मनी शक्ति। तेरी मनी की किरणें दर्पणों से टकरा टकरा कर अंदर ही घूमती रह जाएगी। अब मैं आराम से इस तिलिस्म का द्वार तोड़कर तंत्रता तक पहुंच सकता हूं, और अगर नागराज भी किसी प्रकार वहां तक पहुंच गया तो तंत्रता की सहायता भी कर सकता हूं। इस द्वार को तोड़ने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागराज अभी तिलिस्म के छोटे रास्ते के पहले चरण में ही फंसा हुआ था। ये क्या हो रहा है? हमको कोई शक्ति खींच रही है। यह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तिलिस्माचार्य वेदाचार्य की एक और सुरक्षा प्रणाली। हम सूर्य की कक्षा में घूम रहे हैं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर जल्द ही हमने असली पृथ्वी को ना पहचाना तो सूर्य हमको अपने अंदर खींचकर भस्म कर देगा। अगर हम किसी गलत पृथ्वी को छू लें तो क्या होगा? एक तिलिस्मी प्राणी को भेजकर देखता हूँ, लेकिन गलत पृथ्वी के स्पर्श होते ही ओह, ये पृथ्वी भी फट पड़ी। हमारी जानें भी जा सकती थी। अब क्या करें नागराज? जल्दी सोचो, वरना सूर्य हमको भस्म कर देगा। बचाओ नागराज, मैं सूर्य की तरफ खींच रहा हूँ। घबराइए मत, मैं ये नाग रस्सी आपको तब तक सुरक्षित रखेगी जब तक सूर्य मुझे भी खींचना शुरू नहीं कर देता। अब मुझे ही सही पृथ्वी का पता लगाना होगा। उस पृथ्वी में वो सारी खूबी होनी चाहिए जो हमारी पृथ्वी में है।
जैसे कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्षांश पर सूर्य की तरफ झुकी हुई है। वो झुकाव जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। मैं सारी पृथ्वियों को देख रहा हूँ। ऐसी तो 3 पृथ्वियाँ हैं, यानी इन तीनों में से ही एक सही पृथ्वी है। लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे? पृथ्वी पर भला ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? ओह, अब मैं भी सूर्य में खींच रहा हूँ। सही पृथ्वी का चुनाव कुछ ही पलों में करना होगा। ओह, याद आ गया। अब मैं सही पृथ्वी को पहचान सकता हूँ। ये वाली है सही पृथ्वी। लेकिन हमको तो सूर्य खींच रहा है। उस पृथ्वी तक हम पहुँचेंगे कैसे? चांद में नाग रस्सी को फंसाकर तिलिस्माचार्य हमारे पास आते ही इस पृथ्वी से बादल उठ रहे हैं। तुमको पक्का यकीन है कि यही यही सही पृथ्वी है नागराज? हाँ तिलिस्माचार्य, लेकिन तुमने सही पृथ्वी को पहचाना कैसे? पृथ्वी हमको उतनी ही बड़ी दिखाई दे रही है जितनी चांद से असली पृथ्वी नजर आती है। और चांद से पृथ्वी की एक चीज़ को देखा जा सकता है, चीन की दीवार। ये दीवार सिर्फ इसी पृथ्वी में नजर आ रही थी, यानी यही पृथ्वी असली पृथ्वी का प्रतिरूप है और तिलिस्म के दूसरे चरण का द्वार है। बादल घने होते जा रहे हैं नागराज। मुझे तो अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं इन बादलों के पार क्या होगा। नागराज और तिलिस्माचार्य तिलिस्म का पहला चरण पार कर चुके थे और उधर तालिस्मान भी तिलिस्म में प्रवेश करने का रास्ता बना रहा था। बस कुछ ही देर में ये द्वार खुल जाएगा। अगर तालिस्मान तंत्रता के पास पहुंच गया तो नागराज की जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इसको रोकना होगा, लेकिन इसको रोकूं तो कैसे? मणि की किरणें दर्पणों से टकराकर परिवर्तित हो रही है और अब दर्पण के इस पिंजरे में पानी भर रहा है। तो ये है तालिस्मान का असली तिलिस्म। मणि मुझे आग से तो बचा सकती है, पर पानी में डूबकर मरने से नहीं। ये दर्पण भी मुझसे टूट नहीं पा रहे हैं। अब क्या करूं? अब तो हीरो हीरा लाल वाली मौत मरेगा नागू। धड़ाक। ये पिंजरा तोड़ने का उपाय सोच जल्दी। ओ हाँ, मैं बच सकता हूँ। मुझे बस अपने मणि से अग्नि किरणें छोड़नी होगी जो इस पानी को गर्म करेगी, भाप बनेगी, फिर भाप का प्रेशर बढ़ेगा। ये पिंजरा बगैर सीटी वाला प्रेशर कुकर बन जाएगा। खुल गया द्वार। भम। भाप के प्रेशर से उड़ गया तिलिस्म कुकर का ढक्कन और बाहर आ गया ताज़ा ताज़ा उबला हुआ नागू। तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है नागू। इस बार मैं तुमको अपनी आंखों के सामने मारूंगा। अरे भाई, मैं तो तुमको अपनी लुका छिपी वाली चांस के लिए रोक रहा था, लड़ने के लिए नहीं। तालिस्मान को नागों ने उलझाया हुआ था और नागराज तिलिस्माचार्य के साथ तिलिस्म के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। तो ये है तिलिस्म का दूसरा भाग। आगे जाने का रास्ता साफ तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये मूसलधार बारिश और कड़कती बिजलियां हमारा काम मुश्किल कर सकती है। बारिश और बिजली कोई समस्या नहीं खड़ी कर पाएगी नागराज, क्योंकि मैं तूफानी तिलिस्म से इन बादलों को छितरा दूंगा। तेज हवा तिलिस्म बादलों को टुकड़े टुकड़े में बांटने लगी और समस्या ज़्यादा कठिन हो गई। वायु को रोकिए तिलिस्माचार्य। बादलों के टुकड़े अब हर दिशा में फैलकर बिजलियां गिरा रहे हैं। पहले कम से कम यह स्थान तो सुरक्षित था। मैं गरुड़ दंड द्वारा उड़कर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कोशिश में कोई बिजली आप पर भी गिर सकती है। खंभों पर चलकर जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता लगता है। ठीक है नागराज, आगे बढ़ो, पर जरा संभल कर। पानी के कारण खंभों पर की चिकनाहट बढ़ गई है। तभी बिजली की कड़कड़ाहट जैसी वो आवाज़ गूंज उठी। रुक जाओ, मैं इस तिलिस्म की रक्षक हूँ। मैं कीड़ित हूँ, बादलों की पुत्री। इस रास्ते पर एक कदम भी आगे रखा तो तड़ित से भस्म कर दूंगी। वापस लौट जाओ। नागराज ने पीछे पैर रखना सीखा ही नहीं। वैसे भी हम तो ऊपर से गिरे हैं, पीछे कैसे जाएं? तो फिर ऊपर चले जाओ। पलक झपकने से पहले ही खंबे के स्थान पर सिर्फ उसका ढांचा बचा था और नागराज के शरीर का ढांचा तक नहीं बचा था। नागराज, क्या सचमुच मर गया नागराज?
नहीं तिलिस्माचार्य, नागराज को मारना अगर इतना आसान होता तो नागराज कभी का मर चुका होता। तुम मेरे पीछे कैसे आ गए और तुम बचे कैसे? एन वक्त पर अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर बाल बाल बचा, लेकिन इस प्रकार हम आगे कैसे जाएंगे? खतरा तो मोल लेना ही होगा। मुकाबला बिजली से है तो बिजली से भी तेज गति से चलना पड़ेगा। तू सर्प रस्सी पर झूलकर किरीट से बचना चाहता है, लेकिन तेरी ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि तू चाहे कितना भी फुर्तीला हो लेकिन बिजली की गति को मात नहीं दे सकता। तू फुर्तीला है, मेरे वारों को पहले से ही भाप कर बच जा रहा है, लेकिन तू सर्प रस्सी द्वारा खंभों से जुड़ा हुआ है और सर्प रस्सी मेरे वारों से बच नहीं सकती। उफ, मैं इन वक्त पर अपने आप को संभालकर इस खंभे से चिपक गया, वरना नीचे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। अब देखती हूँ कि तू किस प्रकार बचेगा नागराज। अब तो इन विद्युत तरंगों से बचना असंभव हो गया है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा जरूर। तिलिस्म तोड़ने का उपाय हर तिलिस्म में जरूर होता है, लेकिन बादलों की बिजली को रोकने का यहाँ पर भला क्या उपाय हो सकता है? है तो एक नागरस्सी टूटे खंबे के सरिये में जा लिपटी और दूसरी नागरस्सी कीड़ित की तरफ लपक पड़ी। अब तुझे मरने की जल्दी हो रही है, शायद इसलिए तो मुझ पर नागरस्सी छोड़ रहा है। मुझे मरने की नहीं, तिलिस्म पार करने की जल्दी है कीड़ित, और उसके लिए तुमको मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा। दोनों जुड़ी हुई नागरस्सियों का कीड़ित के शरीर से स्पर्श होते ही कीड़ित का शरीर सलाखों में समाने लगा। एक पल में ही कीड़ित का नामो निशान खत्म हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ नागराज? कीड़ित कहाँ गायब हो गई? वो पृथ्वी में समा गई है तिलिस्माचार्य। हम अपनी इमारतों को बादलों की बिजली से बचाने के लिए लोहे की ऐसी सलाखों का प्रयोग करते हैं जिनका एक सिरा धरती में धंसा होता है। वो सलाख यानी तड़ित चालक गिरती बिजली को अपनी तरफ खींचकर उसको धरती में प्रवाहित करके नष्ट कर देती है। ऐसा ही कुछ इन सलाखों ने भी किया है। इस तिलिस्म में यही कीड़ित की शक्ति की काट थी। अब हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ है, सिर्फ फिसलन और बिजलियों का ध्यान रखना होगा। आइए। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद दोनों वो खतरनाक रास्ता पार कर चुके थे। आहा, आखिरकार हम ये तिलिस्म भी पार कर गए, लेकिन अगले चरण का द्वार सामने है। रुकिए तिलिस्माचार्य, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। घुसने से पहले इस द्वार की जांच कर लेना उचित होगा। खट! घुसने की चेष्टा करते ही द्वार ने बंद होकर मेरे सांप को गाजर की तरह काट डाला, और अब द्वार के अंदर से रस्सी निकलकर हमको जकड़ रही है। अब ये रस्सी हमको द्वार की तरफ खींच रही है। इच्छाधारी कणों में बदलकर इससे आज़ाद हो जाओ नागराज। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये शिकंजा मेरे इच्छाधारी कणों को भी नहीं छोड़ रहा है। यानी हम भी तुम्हारे सांप की तरह कट जाएंगे? नहीं तिलिस्माचार्य, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये द्वार किसी के भी घुसने पर बंद हो जाता है, और मेरे पैर डालने पर भी ये बंद तो ज़रूर होगा, लेकिन बंद होने से पहले ही मैं अपना पैर खींच लूँगा। कट! और ये रस्सी कट जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हम आज़ाद होकर करेंगे क्या? पीछे के सारे स्तंभ तो गायब हो चुके हैं। अब हम ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। आप तो तिलिस्माचार्य हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि तिलिस्म की काट तिलिस्म के अंदर ही छुपी होती है। अगर हम आगे पीछे और ऊपर नहीं जा सकते हैं तो हमको नीचे जाना होगा। हमको तिलिस्म ने ये रस्सी इसीलिए दी है ताकि हम नीचे जा सकें, लेकिन नीचे जाने के लिए ना तो मुझे रस्सी की ज़रूरत है और ना ही आपको। थोड़ी ही देर बाद नागराज और तिलिस्माचार्य तिलिस्म के तीसरे चरण में पहुंच चुके थे। अद्भुत महान तिलिस्म निर्माता है वेदाचार्य। ऐसे जटिल तिलिस्म का निर्माण करना तो तालिस्मान के वश की बाहर की बात है।
तारीफ बाद में करिएगा तिलस्माचार्य, पहले इस तिलस्म का निरीक्षण तो कर लीजिए। हम बर्फ से ढकी एक पर्वत की चोटी पर खड़े हैं और ये पर्वत एक ज्वालामुखी है। सामने बर्फ से ढकी एक और पर्वत चोटी है और हमारे बीच में है बर्फ से ढकी घाटी। अब हमको जाना कहाँ है? सामने वाली चोटी ही हमारी मंजिल है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बीच में ऐसा कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है जो हमको वहाँ पहुँचने से रोक सके। खतरा आपके ठीक नीचे है तिलस्माचार्य, लावे का स्तर बढ़ रहा है। अगर हम आगे नहीं बढ़ें तो लावा हमको खाक कर देगा। इस तिलस्म की काट बनाना मेरे बस की बात नहीं है। उड़कर उस चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मैं भी नागरस्सी द्वारा उस पार जाने की कोशिश करता हूं। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। दोनों ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। बर्फ के गिरने की गति एकाएक तेज हो गई है। मैं बर्फ में ढक रहा हूँ और इसका वजन मुझे उड़ने से रोक रहा है। आप भी सर्प रस्सी पर आ जाइए, लेकिन मेरे सर्प रस्सी भी इस भीषण ठंड को ज़्यादा देर तक सह नहीं पाएगी। हमको जल्दी से जल्दी उस पार पहुँचना होगा। वैसे भी मुझे डर है कि इस तिलस्म में कीड़े जैसे खतरे भी मौजूद होंगे और वे हम पर कब टूट पड़ेंगे इसका कोई भरोसा। ओह, घाटी की बर्फ उठकर तिलिस्म प्राणियों का आकार ले रही है और ये हिम प्राणी हमला कर रहे हैं। शीत से मेरी शक्ति छीन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इनको अपना रास्ता रोकने नहीं दूंगा। लेकिन ये संख्या में तो बढ़ते ही जा रहे हैं नागराज, जगह जगह से पैदा हो रहे हैं। खतरा बढ़ रहा है तिलस्माचार्य, ये प्राणी हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और नागरस्सी कभी भी टूट सकती है। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें इनको नष्ट करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। उफ, सर्प रस्सी टूट गई। बर्फ मुझे उड़ने भी नहीं दे रही है, वरना मैं तुमको बचा लेता। अब तो घाटे में गिरकर हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन बच गए, मर गए। ये चट्टान तो बहुत गर्म है, कमबख्त ने कहाँ लाकर पटक दिया। हम जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए हैं, ज्वालामुखी के दहाने पर। अब खतरा और बढ़ गया है। ज्वालामुखी का दहाना लावे से भर गया है और अब लावा नीचे गिरना शुरू हो गया है और सामने ये हिम प्राणी हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं। इधर भी मौत है और ऊपर भी। अब हम सामने वाले शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? इन हिम प्राणियों को खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? ये चट्टान तो सचमुच काफ़ी गर्म है, पर कैसे? आसपास की चट्टानें तो इतनी गर्म नहीं है। सोचना बंद करो नागराज और कुछ करो। लावा अब हमारी तरफ बहना शुरू हो गया है। समझ गया। आप इस चट्टान को खिसकाइए तिलस्माचार्य और मैं इस चट्टान को हटाता हूँ। लेकिन उससे होगा क्या? ये चट्टानें लावे के संपर्क में हैं, इसलिए इतनी गर्म है कि इनको हटाते ही लावा इन छेदों से पानी की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ से बहकर ये लावा घाटी में पहुँचेगा और सारी बर्फ को पिघलाकर भाप और पानी में बदल देगा। साथ ही साथ ये हिम प्राणी भी खत्म हो जाएंगे। एक चमत्कार और भी हो रहा है नागराज। पिघला हुआ पानी घाटी में भर रहा है और पहाड़ों पर की बर्फ भी पिघलकर पानी का स्तर बढ़ा रही है। कुछ ही देर बाद पूरी घाटी पानी से भर गई है तिलस्माचार्य और लावे का बहना भी रुक गया है। अब हम पानी में तैरकर आराम से उस चोटी तक पहुंच सकते हैं। इस तिलस्म को सिर्फ तुम जैसा जुझारू इंसान ही तोड़ सकता था नागराज। मैंने तो हार मान ली थी। कुछ ही देर बाद नागराज और तिलस्माचार्य उस पर्वत की चोटी पर खड़े थे। नीचे अंधकार है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। रास्ता तो यही है नागराज, हमको नीचे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जरा संभल कर तिलस्माचार्य, कहीं ये रास्ता भी उस द्वार की तरह मौत का द्वार ना हो। नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है नागराज, जैसे कहीं पर कोई तीव्र तूफान घूम रहा हो। ये तूफान ही है तिलस्माचार्य, एक जल चक्रवात, और इसकी तीव्र शक्ति हमको नीचे की तरफ खींच रही है। उफ, पता नहीं ये हमको मौत की तरफ ले जाएगा या तिलिस्म के अगले चरण की तरफ। चक्रवात तो हमको पानी के अंदर ला पटका है। क्या यही तिलिस्म का चौथा चरण है? ऐसे ना जाने कितने चरण और होंगे। वेदाचार्य छोटा तिलिस्म नहीं बना सकता था क्या?
इस तिलिस्म में फिलहाल तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है सिवाय एक खतरे के, और वो ये कि पानी में सांस नहीं ली जा सकती और बगैर सांस के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये हवा के बड़े बड़े बुलबुले शायद यही इस समस्या का हल है। आह, दम घुट रहा है, मुझे सांस चाहिए, हवा चाहिए, और हवा इन बुलबुलों में मौजूद है। लेकिन बुलबुलों में मुंह डालते ही ओह, तिलिस्माचार्य अचेत हो गए, यानी बुलबुलों की हवा जहरीली और घातक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तिलिस्म का हल तिलिस्म में ही छुपा होता है। इनमें से कुछ बुलबुलों में स्वच्छ स्वच्छ वायु जरूर होगी, लेकिन उन बुलबुलों का पता कैसे लगेगा? देखने में तो सारे बुलबुले एक जैसे ही हैं। अगर जल्द ही शुद्ध वायु का पता ना चला तो तिलिस्माचार्य दम तोड़ देंगे। एक तरीका है, मेरे सर्प जिन बुलबुलों में जाकर जीवित रह सकें उनमें स्वच्छ वायु होगी। इन दोनों बुलबुलों में शुद्ध वायु है। एक से तिलिस्माचार्य सांस ले सकते हैं और दूसरे से मैं। हवा का माध्यम पाकर पानी में बोलना भी संभव हो गया था। ओह, शुक्रिया नागराज, अगर तुम सही बुलबुले को ना ढूंढ पाते तो हम दोनों का ही जीवित बचना मुश्किल था। ये बुलबुले हमको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। जहाँ से ये हवा आ रही है वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ज़रूर होगा। बुलबुलों का पीछा करते करते यहाँ से बुलबुले आ रहे हैं, पर यहाँ तो दो द्वार है। एक में आग दहक रही है और दूसरे से बुलबुले आ रहे हैं। ये बताने के लिए तिलिस्म ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है नागराज कि हमको बुलबुले वाले द्वार में जाना है, क्योंकि उस तरफ ज़रूर जीवनदायी हवा होगी। द्वार पार करने के लिए तुम दोनों को सीवार को पार करना होगा। सफल हो सको तो आगे चले जाना। ओह, अभी ये मुसीबत भी बची है, लेकिन इससे निपटना मुश्किल नहीं होगा। मेरा तिलिस्मी चक्र इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। कोई फायदा नहीं हुआ तिलिस्माचार्य, इसका शरीर वेलों से बना हुआ है और उन समुद्री वेलों ने तेजी से बढ़कर इसके शरीर को फिर से संपूर्ण कर दिया है। और अब यह हवा के बुलबुले को हमसे दूर कर रहा है, ताकि एक बुलबुले की हवा खत्म होने के बाद हम दूसरे बुलबुले से सांस ही ना ले सकें। इसने मेरा दंड छीन लिया है। मैं तिलिस्मी वार नहीं कर सकता और इसकी जड़ मेरे शरीर में रही सही हुई हवा को भी बाहर निकाल रही है। मेरी कलाइयाँ भी बंद हैं, सब सेना बाहर नहीं आ सकती। फुंकार का प्रयोग तो फेफड़ों में बची हवा भी साथ साथ बाहर निकल जाएगी। क्या करूं? इस शिकंजे से आज़ाद होने के लिए ये आग, पानी में सुलगती आग का एक ही अर्थ हो सकता है कि ये इसको नष्ट करने के लिए ही है। सिवार को आग से जलाया जा सकता है। नागराज ने पूरी शक्ति लगाई और मैं आग तक तो पहुंच गया, लेकिन जो आग मुझे उबाल दे रही है उसका सीवर के पत्ते रूपी हाथों पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा है। यानी सिवार को इस आग से जलाया नहीं जा सकता। फिर और कौन सा तरीका बचता है? किसी जल प्राणी की कमजोरी भला क्या हो सकती है? ओह, इसका जवाब तो आसान है। नागराज के त्रिवार सिवार के विशाल शरीर को हिलाने लगे और आखिरकार उसके पैर तल से उखड़ गए। उसका मुंह बुलबुले उगलती गुफा के अंदर जा गिरा और उसी पल नागराज ने सिवार को दबोच लिया। अब मुझे इसको हिलने नहीं देना है, वरना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ पलों तक छटपटाने के बाद सिवार का शरीर शांत पड़ गया और स्वच्छ हवा के बुलबुलों ने नागराज एवं तिलिस्माचार्य के फेफड़ों में सांस फिर से लौटा दी। ये चमत्कार कैसे हुआ नागराज? सिवार खत्म कैसे हो गया? मैं सिवार की कमजोरी ढूंढ रहा था, और पानी में रहने वाले हर जीव की एक ही कमजोरी होती है, हवा। हम पानी में सांस नहीं ले सकते और जलचर हवा में सांस नहीं ले सकते। ये ख्याल आते ही मैंने सिवार का मुंह इस गुफा में घुसा दिया, जो हवा के बुलबुलों से भरी हुई थी, और सांस ना ले पाने के कारण सिवार खत्म हो गया। वाह नागराज, अब हमको तुरंत इस वायु से भरी गुफा में घुसकर तिलिस्म के अगले चरण तक पहुंच जाना चाहिए।
नहीं तिलिस्माचार्य, वायु से भरी गुफा हमको हमारी मंजिल तक नहीं ले जाएगी। हमको आग से भरी गुफा में जाना होगा। यही है वेदाचार्य का तिलिस्म। यह तिलिस्म पृथ्वी पर आधारित है। याद कीजिए, ब्रह्मांड से हम पृथ्वी पर आए और फिर अगले चरण में हमको बादल मिले, पृथ्वी में सबसे ऊपर की वस्तु। अगला चरण पर्वत या कहिए थल था। थल के बाद समुद्र आता है और समुद्र के बाद पृथ्वी का केंद्र ही आएगा, जो आग से भरा होता है, हवा से नहीं। तुम्हारा कहना ठीक है नागराज, लेकिन आग की गुफा के पार हम जाएंगे कैसे? सीवर के पत्तों को लपेटकर। ये आग इन पत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कुछ ही देर बाद उम्मीद है कि ये तिलिस्म का अंतिम चरण होगा नागराज। अंतिम ही है तिलिस्माचार्य। आग के बाद पृथ्वी का केंद्र ही होगा, तिलिस्म का अंत। टटोल टटोल कर आगे बढ़ते नागराज और तिलिस्माचार्य जल्दी गुफा के अंत तक जा पहुंचे थे। आगे तो लावे से भरा हुआ कुंड है नागराज। खड़े हो सकने की एकमात्र जगह यही है, और यहाँ पर भी ज़्यादा देर खड़े रहें तो हम तीव्र गर्मी से मर जाएंगे। हमको उस बीच वाली चेन तक पहुँचना है जो एक ढक्कन से जुड़ी हुई है। वही हमको तिलिस्म के पार ले जाएगी। मैं दीवार से चिपक कर वहां तक पहुंच सकता हूं और आप गरुड़ दंड से उड़कर। लेकिन दोनों को जल्द ही ये विचार त्याग देना पड़ा। ओह, लावा कुंड से सर्पाकार आकृतियां निकलकर हम पर हमला कर रही है। हमको नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन ये तो नीचे उतरने पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अगर इन्होंने हमको लपेट लिया तो हम भस्म हो जाएंगे। आह! नागराज, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ तिलिस्माचार्य, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनका सिर धर गर्म है, सिर एकदम ठंडा है। शायद यही चेन तक पहुँचने का रास्ता है। कैसा रास्ता नागराज? इन अग्नि प्राणियों के ठंडे सिरों को पकड़कर लटक जाइए और ये हवा में लहराते हुए जैसे ही बीच वाली चेन तक पहुंचेंगे, वैसे ही चेन को पकड़ लीजिए। ऐसे ऐसे हम इन अग्नि प्राणियों से बचे भी रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं। मैं अपने दंड को इस अग्नि प्राणी के सिर पर अटकाकर लटक जाता हूँ। नागराज! ओ, तिलिस्माचार्य का दंड फिसल गया है। नागराज का हाथ चेन पर कसते ही ढक्कन ऊपर की तरफ खींचने लगा और साथ साथ नागराज और तिलिस्माचार्य भी ऊपर जाने लगे। और कुछ ही पलों बाद, वाह, इस तिलिस्म के केंद्र में आ गए हैं। वाह, हम तिलिस्म के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन जरा देर से पहुंचे हैं तिलिस्माचार्य। तंत्रता भी हमारे साथ साथ यहाँ पर आ गया है। अग्रज का शरीर हासिल करने की कोशिश बेकार है तंत्रता। अब हम दो हैं और तुम सिर्फ एक। थोड़ा सा गलत बोल रहे हो नागराज। तुम एक हो और हम दो हैं। तू जो समझ रहा था वो मैं नहीं हूँ। मैं तो तालिस्मान का एक सेवक हूँ, जिसको तालिस्मान ने तेरे साथ भेजने के लिए ही बुलाया था। तालिस्मान को आशंका थी कि उसकी कोशिशों के बावजूद तो तिलिस्म को तोड़ ही लेगा। इसलिए मैं तालिस्मान का दुश्मन बनकर तेरा दोस्त बन गया और तेरे साथ साथ यहाँ तक आ गया। खत्म तो तुझे तिलिस्म में ही कर देना चाहिए था, पर क्या करता। हर जगह खुद मेरी जान भी खतरे में फंसी हुई थी, और पर अब सिर्फ तेरी जान जाएगी। अग्रज के स्थान पर हम तेरी लाश रखेंगे नागराज। नागराज के सामने है दोहरी मौत, और वो कुछ भी नहीं कर सकता रोकने के लिए मौत का ये तांडव। इस मिनी सीरीज का ये समापन विशेषांक शीघ्र आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स तांडव में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।